नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। अगले आधे घंटे में हम बाजार और इकोनॉमी से जुड़ी खबरें बताएंगे, साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिस पर है पूरी दुनिया की नजर। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के एक साथ 10 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ओमिक्रॉन देश के अब तक 12 राज्यों में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 40 संक्रमित हैं। इस तरह देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 113 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन की उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगर हम यूके में ओमिक्रॉन के प्रसार की रफ्तार देखें और अगर यही रफ्तार भारत में दिखी तो हमारी आबादी के लिहाज से हर दिन 14 लाख मामले सामने आएंगे। That situation in many parts of the world, in particular parts of Africa and but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. ये डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद भी हो रहा है कि वहाँ पे 76-80% एटलीस्ट पार्शियल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है। और ये इसके बावजूद भी हो चुका है कि वहाँ पे काफी हद तक डेल्टा की वेव हो गई थी, हो रही थी। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान जरूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूंगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी। तो जो भी हो रहा है, हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। तो डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है और सरकार ने भी एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। आज शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक इस बात के कोई एविडेंस नहीं है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीनेशन कितना कारगर है। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण के मामूली लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लव अग्रवाल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। वैक्सीनेशन एक बहुत सुदृढ़ तरीका है अपने आप को बचाने का। अभी इस देश में कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि हमारी वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं है। और इससे पहले भी हमने बताया इस बारे में कि अगर वैक्सीनेटेड आप होते हैं उसके बाद भी रीइंफेक्शन होता है तो आपके सिम्टम माइल्ड होते हैं, सीवियर नहीं होते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई एविडेंस आती है तो राइट मौके पर उस एविडेंस को टेक्निकली एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से लगातार गुजारिश हो रही है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए और सरकार ने इस बात पर काफी जोर भी दिया और हमने रिकॉर्ड नंबर में वैक्सीनेशन होते हुए देखे हैं। लेकिन चलिए, ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है ये कितना घातक है, इसके क्या लक्षण हैं और आपको किस तरह से सावधान रहना चाहिए, और
हॉस्पिटल्स किस तरह से तैयार हैं, डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इस वेरिएंट को लेकर सतर्क है, सचेत है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जसलोक हॉस्पिटल के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर देखिए तमाम बयान आ रहे हैं और शुरुआती जो बयान आए वो यही कहा गया कि ज़्यादा घातक नहीं है। तो जो एक डर का माहौल था शुरुआत के पहले हफ्ते में, शायद बाद में वो खत्म हो गया। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि तमाम देशों में, चाहे वो यूके हो या फिर यूएस हो, कोरिया हो, तमाम देशों में अब इसके मामले बढ़ रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, और आपके पास क्या जानकारी है? क्या इंटरनली आपके पास कोई जानकारी है इसको लेकर कि ये कितना घातक है, और हॉस्पिटल्स किस तरह से तैयार हैं इसके लिए? जी, तो नमस्कार। सबसे पहले सवाल आपका 3 हिस्सों में है। सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि कितना घातक है। इस समय जो जानकारी बाकी देशों से आई है उसमें ये नहीं लगता है कि इस समय ये बीमारी घातक है, मगर ये जितने म्यूटेशंस पाए गए ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं उसमें जितने 32 म्यूटेशन सिर्फ एक जगह पर स्पाइक प्रोटीन में पाए गए हैं, और कुल मिलाकर के करीब 52, 53, 54 और म्यूटेशंस हैं। सब मिलाकर के करीब 55 के करीब सारे म्यूटेशंस हैं। ये सारे म्यूटेशंस आने वाले कुछ समय में ये क्या करेंगे ये अभी कोई नहीं जानता। इसके लिए सिर्फ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मगर आप ये कहना जरा मुश्किल होने वाला है कि ये घातक होएगा कि नहीं होएगा, कि मामूली रहेगा, क्योंकि वायरसेस हर समय थोड़ा चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो इत्मीनान की बात है इस समय वो ये है कि इस समय घातक नहीं है। जितने लोग बीमार पड़े हैं सारे विश्व में, उनमें से किसी को उस किस्म की तकलीफ नहीं हुई है जिसके लिए तैयारी हम लोग कोविड के फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और डेल्टा के साथ हम लोग ने किया था। ये आपके सवाल का पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा जो आपने पूछा वो ये है कि अस्पतालों की तैयारी कैसे है। अलग अलग अस्पताल अलग अलग तैयारी कर रहे हैं अपने तरीके से। आपको तैयारी इस तरीके से जरूर करनी पड़ेगी कि आपकी बेड्स की, आपके नर्सिंग स्टाफ की, आपके लेबोरेटरी इक्विपमेंट की, आपके जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनकी, इन सब चीज़ों की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर जो ऐसी नौबत आई जिसमें आपको जो संख्या है लोगों की वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ जाती है, जिसमें आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप ये कहें कि हम लोग 1 वार्ड खोलेंगे या 2 वार्ड खोलेंगे या 3 वार्ड खोलेंगे। इन सब चीज़ों के लिए जो तैयारी करनी है वो इसी समय करनी होगी आपको, और वो तैयारी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। समझिए आने वाले साल के फरवरी मार्च तक, जब तक कि जो पैटर्न है, जो डिजीज का पैटर्न है, वो पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हो जाता है। हम लोग इस समय हिंदुस्तान में यूरोप से करीब 8 से 10 हफ्ते पीछे हैं, तो उतने समय के लिए हम लोगों को तैयारी बरकरार रखनी पड़ेगी। ये जरूरी है ताकि आपको वो दिक्कतें शायद आपको ना देखनी पड़े जो सेकेंड वेव में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ी थी। और डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है, हमने देखा था कि पिछले साल स्थितियां खराब थीं। इस साल की अप्रैल और मई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमने फैटेलिटीज़ देखी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। हालांकि जिस तरह से कंसर्न निकल कर आए थे कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है, डेल्टा प्लस उससे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है तो लगातार कोविड के मामलों में हमने कमी देखी है और धीरे धीरे हम सामान्य परिस्थिति की तरफ बढ़े हैं। क्या माने कि अगर वैक्सीनेशन लोगों का होता है, तादाद बढ़ती है वैक्सीनेटेड लोगों की, तो भले ही इसके संक्रमण में हमें उछाल देखने को मिले, लेकिन रिलेटिवली लोग सेफ होंगे पहले के मुकाबले? जी, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वैक्सीनेशन करने में जो फायदा है वो इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। आपको जरूर फायदा होगा मास्क पहनने में, सोशल डिस्टेंसिंग करने में, मगर उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा फायदा है वो आपके वैक्सीन लेने में होगा। आपको वैक्सीन के बाद भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और एक बार आपको अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आपको दोबारा या तीसरे बार भी हो सकता है, लेकिन वो पहले से बहुत मामूली होएगा, बहुत हल्का होएगा, और शायद आपको हॉस्पिटल जाने की, एडमिट होने की और ख़ास करके आईसीयू या वेंटिलेटर पर जाने की
उन लोगों को जरूरत ना पड़े, तो वैक्सीन लेने में आपका सबसे बड़ा फायदा है। आपको अगर आपने पहला डोज, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो ये आपको तुरंत ले लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब एक और सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए जो वयस्क हैं उनके लिए तो वैक्सीन आ गई हो और वैक्सीन लोग बहुत ही गंभीरता से जाकर अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगवा भी रहे हैं। लेकिन बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अभी एक व्यापक पैमाने पर हम बातचीत करें तो शायद वैक्सीन की न तो उपलब्धता है, नहीं इस बारे में कुछ खास प्रयास किए गए हैं। ओमिक्रॉन का संकट मान लीजिए अगर गहराता है, अगर अगर ये संक्रमण बढ़ता है, बच्चों को लोग कैसे सुरक्षित रहें, उनके लिए क्या उपाय किए जाएं? ये भी देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है। जिन संख्या की आप बात कर रहे हैं, जो 2 से 18 उम्र के बीच में जो बच्चे हैं, उनका उनकी तादाद जो है वो करीब 43-44 करोड़ है सारे हिंदुस्तान, सारे देशवर्ष में। इनके लिए वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा रहा है? जितनी पॉलिसीज बनने वाली है या बन चुकी है, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करने की देरी है। वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ऑलरेडी कई बार इसके बारे में बात करके जो 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 प्रांत हैं उनसे, खास करके महाराष्ट्र से जो बात हो रही है, उसमें ये बहुत जल्दी होने की संभावना है। अगर जो कोई विलंब है, कोई 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 देरी है, वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको लेकर के है, ना कि इसके लिए कि आपने आपने ये निर्णय लिया, आप नहीं ले पाए। आपको इसमें शायद देरी ना करनी चाहिए और इस पॉपुलेशन को आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये इनका इनका इन्फेक्शन होने का चांस उतना ही ज्यादा है जितना किसी बुजुर्ग का है। इस वजह से इनके लिए वैक्सीनेशन भी जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से करने की तैयारी करनी चाहिए और इसमें ही सबका फायदा है, ताकि इनका जो बर्डन है ये हॉस्पिटल्स पे ट्रांसफर ना हो। मगर वो उसके लिए आप वैक्सीन आज देंगे तो उसकी एंटीबॉडीज बनने में आपको करीब 2 से 3 हफ्ते लगने वाले हैं। आप उस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई है। एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए पिछले साल कमोबेश यही वक्त था जब शायद हम कोविड के संकट को पीछे छोड़ रहे थे और ये लग रहा था कि जल्द ही चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन दूसरी लहर ने लोगों को गिरफ्त में ले लिया। चैलेंजेस थोड़े से अलग थे उस वक्त। देश में हमने देखा था कि दवाओं की शॉर्टेज हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई और बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। मान लीजिए कि अगर उस तरह की परिस्थिति, भगवान ना करे कि आए, लेकिन अगर उस तरह की परिस्थिति आती है तो घरों पर लोगों को किस तरह से अपनी तैयारी रखनी चाहिए और किस तरह से अपनी व्यवस्था पूरी करके रखनी चाहिए घर पर? इसमें भी देखिए 2 हिस्से हैं आपके सवाल के। घर में आप किन लोगों का इलाज कर सकते हैं, उन लोगों का जो अस्पताल आकर के या डॉक्टर से मिल करके एक जो बेसिक प्लान है वो बना करके, उसके बाद अपने घर में बीमारी का जो हफ्ता 10 दिन का जो समय है वो अपने घर पे अंडर मॉनिटरिंग, अंडर आइसोलेशन, अंडर मॉनिटरिंग बिता सके। उसमें आपको आपको जो 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 बीमारी है उसके बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्टर आपका ध्यान नहीं रख सकता है, तो आपको सबसे करीबी अस्पताल से संपर्क रखने की जरूरत पड़ेगी। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं अस्पताल में, उनसे आपको आपको बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने घर ही में आपको सारा सैनिटाइजेशन और आपको एक आइसोलेशन रूम, ये जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन हम लोग जानते हैं कि उसका जो डबलिंग टाइम है, एक बार इन्फेक्शन हो गया है उसका कम्युनिटी में डबलिंग टाइम अब करीब 2.5 से 3 दिन है। ये पहले 5 दिन था, तब से लेकर के अभी आधा है। 2.5 से 3 दिन में ये डबलिंग टाइम है। तो इसको लेकर के आप अपने घर के लोगों को, आप सदस्यों को बीमारी न दें, ये आपको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप घर पे रख सकते हैं। घर पे अभी तक हम लोगों को, जब सेकेंड वेव था तब बहुत हद तक घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इनका इस्तेमाल बहुत हद तक हुआ। खास करके बंबई से बाहर जो कई सारे शहर थे, उन जगहों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं
जो आपने अगर शुरुआती में अपने बीमारी के शुरुआत में आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपको शायद अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े ही ना, आप घर ही पे अपना सारा इलाज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने जो जो प्राइमरी डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करके, जो वेबसाइट है महाराष्ट्र सरकार की, उनसे आप संपर्क करें, उनसे बातचीत रखें और आप अपना ध्यान खुद से रखें, वैक्सीन ज़रूर लें और दवा जिसमें जो दवाइयाँ हैं, उसमें जैसे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो बहुत काम करती हैं इस समय और कुछ दवाइयाँ हैं, मोलनुपिराविर करके एक ओरल मेडिकेशन है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ कंपैशनेट यूज़ पे या इमरजेंसी यूज़ पे या फिर हॉस्पिटल में संपर्क करने के बाद ही आपको दी जानी चाहिए। ठीक है। पर आप ये सारा इंतज़ाम कर सकते हैं अगर जी, जो जी। इसका इसका ये जो आंकड़े हैं, ये इस तरीके से बढ़ जाएँ कि आपको घर पे या अलग से अपना इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं। लेकिन सारे सवालों का जवाब यही है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये वेरिएंट भले ही थोड़ा-सा घातक कम है, इसके शुरुआती लक्षणों से अभी ये पता चल रहा है, लेकिन अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रसार की जो दर है, जो इन्फेक्शन का जो रेट है, वो पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले लगभग दोगुनी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए।